ये कहानी है 1998 के टाइम की, जब फेसबुक इंस्टाग्राम तो नहीं थे, लेकिन उस जमाने में भी ऑनलाइन चैट रूम हुआ करते थे जिन पर लोग अपने कंप्यूटर पर मेल के जरिए अपनी एज और इंटरेस्ट के लोगों से टेक्स्ट फॉर्मेट यानी सिर्फ लिख कर बात कर सकते थे। ऐसे ही एक चैट रूम पर कैथलीन कैली नाम की एक लड़की और जो फॉक्स नाम की एक लड़की की मुलाकात हो जाती है और पहली ही मुलाकात में वो एक दूसरे की बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन वो दोनों ही फैसला करते हैं कि उनमें से कोई भी एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में ना तो कुछ पूछेगा और ना ही बताएगा, यहाँ तक कि एक दूसरे का नाम भी नहीं। कैथलीन का स्क्रीन नेम शॉप गर्ल होता है और जो का स्क्रीन नेम NY152। एक दूसरे के स्क्रीन नेम्स के अलावा उन्हें सिर्फ इतना ही मालूम था कि वो 30+ एज के हैं और न्यूयॉर्क सिटी में ही कहीं रहते हैं। वो दोनों अक्सर एक दूसरे के सामने से गुजरते रहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो एक दूसरे के ऑनलाइन फ्रेंड है। एक दूसरे के बारे में कुछ ना बताने की एक वजह यह भी थी कि वो दोनों पहले से ही किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। कैथलीन फ्रैंक नाम के एक न्यूज राइटर के साथ लिव इन में रहती है और जो भी पैट्रिशिया नाम की एक लड़की के साथ एक ही फ्लैट में रहता है। लेकिन अपने पार्टनर्स के साथ उनमें से किसी का भी रिश्ता कुछ ज्यादा खास नहीं था और ये रिश्ता प्यार से ज्यादा जरूरत पर टिका हुआ था। वो अपने पार्टनर से छुप छुप कर मेल पर एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट की बहुत सी बातें करते रहते हैं, जैसे मूवीज, बुक्स, म्यूजिक, हिस्ट्री और लिटरेचर। साथ ही वो दूसरे टॉपिक्स जैसे न्यूयॉर्क का मौसम, आसपास के लोगों की बातें, अपनी पसंद नापसंद और दिल की बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो एक दूसरे को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं और एक दूसरे से बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनकी वर्क लाइफ की बात करें तो कैथलीन न्यूयॉर्क में एक छोटा सा चिल्ड्रन बुक स्टोर चलाती है। ये बुक स्टोर उसे अपनी माँ से मिला था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले 40 सालों से आज भी ये काफी पॉपुलर होता है, जिससे कैथलीन की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इत्तेफाक से ये जो NY152 यानी जो फॉक्स होता है, वो भी कैथलीन की तरह बुक स्टोर के बिजनेस में ही होता है, लेकिन उसका बिजनेस कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वो अपने फादर की बहुत बड़ी बुक स्टोर चेन संभालता है और आजकल वो उसी लोकेशन पर अपना एक नया बुक स्टोर खोलने की तैयारी में होता है जहाँ कैथलीन का बुक स्टोर होता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसी लड़की का बुक स्टोर है जिससे वो ऑनलाइन चैट रूम पर बातें करता है। उन दोनों को ना तो एक दूसरे का असली नाम पता था और ना ही ये कि वो काम क्या करते हैं। दरअसल बिजनेस के मामले में जो बहुत ही कमीना होता है, वो इसी तरह किसी छोटे मगर पॉपुलर बुक स्टोर के आसपास ही अपना बड़ा और शानदार बुक स्टोर खोलता रहता है, जिसमें वो दूसरों से बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर सस्ती किताबें बेचता है। किताबों के साथ साथ वो खाने के लिए स्नैक्स और कॉफी भी प्रोवाइड करवाता है। इस तरह कुछ ही दिन में वो उस छोटे बुक स्टोर के सारे कस्टमर छीनकर उसे बंद करने के लिए मजबूर कर देता है और इस काम में उसे बहुत मजा आता है। इस नए फॉक्स स्टोर की खबर सुनकर कैथलीन के जो 3 एम्प्लॉइज होते हैं, उन्हें लगता है कि उनका ये स्टोर अब बंद हो जाएगा। लेकिन कैथलीन कहती है कि फॉक्स स्टोर उनसे चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मगर वो हमें कभी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि हमारा बिजनेस आज का नहीं है। लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं हमारे इस बुक स्टोर से और जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं फॉक्स स्टोर वो कभी नहीं दे पाएगा। लेकिन कैथलीन के एम्प्लॉइज को तो पूरा यकीन हो गया था कि अब उन्हें कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी, जिससे कैथलीन को भी अब थोड़ी सी चिंता तो होने ही लगती है। इसकी वजह से आज उसकी अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ बहस भी हो जाती है, क्योंकि वो उसके टाइपराइटर की तेज आवाज से तंग आ चुकी थी। लेकिन कैथलीन एक ऐसी इंसान थी जिसे किसी का दिल दुखाना नहीं आता था, इसलिए ये बहस ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। जो को भी अपनी गर्लफ्रेंड पैट्रिशिया की बहुत सी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो भी इन बातों को इग्नोर करने में ही भलाई मानता है। अब फॉक्स स्टोर की ओपनिंग से कुछ दिन पहले जो अपने बाप की चौथी बीवी के बच्चों को घुमाने ले जाता है। वो उन्हें मूवी दिखाने ले जाना चाहता था, लेकिन वो बच्चे जिद करके उसे कैथलीन के बुक स्टोर में ले जाते हैं, क्योंकि दिन के इस टाइम में वो रोजाना बच्चों को कोई कहानी पढ़कर सुनाया करती है। यहाँ से जो बच्चों को कुछ किताबें भी दिलवाता है और कैथलीन उससे बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में बातें करती है। साथ ही वो उससे उसका नाम भी पूछने लगती है, लेकिन जो उसे अपना पूरा नाम नहीं बताता, क्योंकि इससे उसे पता लग जाता कि वो उसी फॉक्स स्टोर का मालिक है जिसकी वो उससे ही बुराई कर रही थी। इस दौरान चैट रूम पर वो लगातार एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास तक नहीं था कि वो एक दूसरे से मिल भी चुके हैं। कुछ दिन बाद फॉक्स स्टोर की एक शानदार ओपनिंग हो जाती है और नए नए स्टोर पर कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। लेकिन ये सब वही कस्टमर्स थे जो अब तक कैथलीन के स्टोर में जाया करते थे, जिससे हर वक्त कस्टमर से भरा रहने वाले उसके स्टोर में एक सन्नाटा सा छा जाता है। कैथलीन अपने स्टोर में डेकोरेशन, लाइट्स लगाने जैसी कई चीजें आजमा कर भी देखती है, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं होता। उसने भी अब मान लिया था कि उसका बिजनेस बहुत बड़े संकट में है, इसलिए एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड से भी कहती है कि दुनिया में और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। एक दिन कैथलीन फ्रैंक के साथ एक पार्टी में जाती है जहां जो भी आया होता है, लेकिन कैथलीन को देखकर वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश करने लगता है। मगर फिर भी आज कैथलीन को यह पता लग ही जाता है कि वो ही फॉक्स स्टोर का मालिक है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर है। ये जानने के बाद वो गुस्से में जो से कहती है कि उस दिन तुम मेरे स्टोर में जासूसी करने आए थे ना,
उसकी इस बात पर जो को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि इतने बड़े बिजनेस का मालिक होते हुए मैं तुम्हारे छोटे और मामूली से बुक स्टोर की जासूसी करूंगा जो कि कुछ ही दिन में बंद भी होने वाला है। अपनी इस बेइज्जती पर कैथलीन को भी अब बहुत तेज गुस्सा आने लगता है और वो भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसी बीच उन दोनों के लिव इन पार्टनर्स वहां आ जाते हैं, जो कि गर्लफ्रेंड पैट्रिशिया कैथलीन के राइटर बॉयफ्रेंड फ्रैंक की बहुत बड़ी फैन होती है और अपनी तारीफ सुनकर फ्रैंक भी उससे चिपकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये सब देखकर अब कैथलीन और जो दोनों का ही दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने पार्टनर्स को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब घर आकर जो को काफी रात तक नींद नहीं आती क्योंकि कैथलीन के साथ बदसलूकी करके उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए वो कंप्यूटर खोलता है और अपनी ऑनलाइन फ्रेंड शॉप गर्ल को अपने दिल की बात बताता है कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैंने आज किसी का बहुत ज्यादा दिल दुखाया है। कैथलीन भी NY152 से कहती है कि मेरे साथ उल्टा है, मैं अपने साथ बदसलूकी करने वाले को भी कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाती और फिर रात भर सोचती रहती हूँ कि मुझे उससे ये कहना चाहिए था, मुझे उससे वो जवाब देना चाहिए था। जो कहता है कि एक काम करते हैं, मेरी बदसलूकियां तुम रख लो और तुम्हारा भोलापन मैं रख लेता हूँ, जिससे हम दोनों ही खुश रहेंगे। लेकिन याद रखना, किसी को बुरा भला कहकर मेरी तरह तुम्हें भी बहुत पछतावा होगा। इस तरह कई दिन तक उनमें इसी तरह की बातें चलती रहती हैं और एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताकर उन दोनों के ही दिल का बोझ कुछ हल्का होता है। लेकिन एक दिन जो कहता है कि अब हमें मिलना चाहिए, जिस पर कैथलीन घबरा जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे। अब रोजमर्रा की लाइफ में जो और कैथलीन अक्सर आमने सामने से गुजरते रहते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से मुंह छुपाकर निकल जाते हैं क्योंकि उस पार्टी वाली बहस के बाद से वो दोनों एक दूसरे के सामने आना ही नहीं चाहते थे, जिससे फिर उनके बीच कोई तकरार शुरू न हो जाए। लेकिन एक दिन एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग के दौरान वहां की कैशियर कैथलीन का क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने से मना करने लगती है और कैश उसके पास होता नहीं है। तभी जो ये देख लेता है और वो उस कैशियर के पास जाकर उससे कुछ ऐसी मीठी मीठी बातें करता है जिससे वो कैशियर अब कैथलीन के क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट ले लेती है। लेकिन कैथलीन की हेल्प करने के बाद भी जो उससे बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और कैथलीन यही सोचती रह जाती है कि क्या ये वही इंसान है जो मेरे बिजनेस के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अब क्रिसमस आ जाता है और कैथलीन देखती है कि उसके बुक स्टोर पर तो ना के बराबर ही कस्टमर आ रहे थे, लेकिन बाहर फॉक्स स्टोर के सामान का बैग हर किसी के हाथ में दिखाई दे रहा था। इससे उसकी हिम्मत टूटने लगती है और आज वो ऑनलाइन होकर NY152 को हिचकिचाते हुए लिखती है कि मेरा बिजनेस मुसीबत में है, तो क्या तुम मुझे कोई एडवाइस दे सकते हो। जो एक्साइटेड होकर पूछता है कि बताओ शॉप गर्ल, तुम किस चीज का बिजनेस करती हो, बिजनेस के मामले में मुझसे अच्छी एडवाइस तुम्हें कोई नहीं दे सकता। लेकिन कैथलीन उसे अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताती और उसे याद दिलाती है कि भूल गए, हम अपनी पर्सनल लाइफ की इतनी ज्यादा डिटेल एक दूसरे को नहीं बता सकते। इस पर जो उसे एक ही एडवाइस देता है कि ये कोई पर्सनल मैटर नहीं बल्कि बिजनेस है और बिजनेस के लिए फाइट करनी पड़ती है। कैथलीन को उसकी बात सही लगती है और अब वो फॉक्स स्टोर से खुलकर फाइट करने का मन बना लेती है। वो अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक से उसके अखबार में फॉक्स स्टोर के खिलाफ एक आर्टिकल लिखवाती है जिसमें फॉक्स स्टोर को एक विलेन की तरह दिखाने की कोशिश की गई थी। इसका असर भी होता है और कुछ लोग फॉक्स स्टोर के सामने प्रोटेस्ट रैली भी निकालते हैं। साथ ही एक प्रोटेस्ट रैली में कैथलीन खुद भी भाषण देती है। फ्रैंक एक लोकल टीवी चैनल पर फॉक्स स्टोर के खिलाफ इंटरव्यू भी देने जाता है, लेकिन चैनल की होस्ट का ध्यान इंटरव्यू पर कम और फ्रैंक पर लाइन मारने में ज्यादा था और फ्रैंक भी अपनी तारीफें सुनकर पिघला जा रहा था, जो कैथलीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने खिलाफ चल रहे इस कैंपेन से जो और उसके फादर को भी थोड़ी टेंशन होने लगती है, लेकिन उनके बिजनेस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कैथलीन के स्टोर पर तरस तो खा रहे थे, लेकिन किताबें फॉक्स स्टोर से ही खरीद रहे थे। अब ये सब करने के बाद भी जब कैथलीन को अपने स्टोर की सेल्स में कोई फर्क नजर नहीं आता, तो वो आज फिर से ऑनलाइन होकर NY152 से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम अभी भी मुझसे मिलने को तैयार हो। जो भी मिलने के लिए तुरंत हाँ कर देता है और अगले दिन अपने एक दोस्त के साथ शॉप गर्ल से मिलने चल देता है। वो उससे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था कि पता नहीं वो कौन और कैसी होगी। यहाँ तक कि उसे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं उसे उस लड़की से प्यार ना हो जाए, लेकिन साथ ही वो इतना नर्वस भी था कि पहले वो अपने दोस्त को रेस्टोरेंट के अंदर झांक कर बताने के लिए कहता है कि हाथ में किताब लेकर बैठी लड़की दिखने में कैसी है। उसका दोस्त अंदर देखता है तो ये कैथलीन होती है। ये बात वो जो को बताता है तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो खुद अपनी आंखों से देखता है तो एकदम से शॉक रह जाता है और अब वो समझ जाता है कि शॉप गर्ल कोई और नहीं बल्कि कैथलीन ही है, जिसके बिजनेस को उसने बंद होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसकी कैथलीन के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो यहाँ से वापस जाने का फैसला करता है। अब रेस्टोरेंट के अंदर काफी देर तक कैथलीन NY152 के आने का बेसब्री से इंतजार करती रहती है। वो बार बार बस दरवाजे की ओर ही देखी जा रही थी, इस उम्मीद में कि कोई आकर कहेगा कि मैं हूँ तुम्हारा फ्रेंड NY152। तभी जो फॉक्स रेस्टोरेंट के अंदर आता है, जिसे देखकर कैथलीन उससे अपना मुंह छुपाने लगती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि NY152 जो फॉक्स भी हो सकता है। जो भी उसे सच्चाई नहीं बताता और इसे एक इत्तेफाक बताते हुए उसके सामने की चेयर पर बैठ जाता है। कैथलीन उससे चिढ़ते हुए कहती है कि इस चेयर पर कोई और आकर बैठने वाला है, लेकिन जो ये कह देता है कि तुम्हारे फ्रेंड के आते ही मैं यहाँ से उठ जाऊंगा।
अब कैथलीन बार बार दरवाजे की तरफ देखकर जब उदास होने लगती है तो जो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारा फ्रेंड आज तुमसे मिलने आएगा। इस बात पर कैथलीन को उस पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि उसके ना आ पाने की जरूर कोई वजह होगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह झूठा और मक्कार नहीं है। कैथलीन को नहीं पता था कि वो तारीफ भी उसी की कर रही है और बुरा भला भी उसे ही कह रही है। वो उससे और भी बहुत सी नफरत भरी बातें कहती है, लेकिन जो आज बिना कोई जवाब दिए उसे बस देखता ही रहता है। उसने पहले ही अनजाने में कैथलीन का बहुत दिल दुखाया था, इसलिए वो चुपचाप उठकर वहां से चला जाता है। उसके इस तरह चुपचाप चले जाने से कैथलीन को भी अपनी बातों पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अब NY152 का बहुत इंतजार करने के बाद कैथलीन उदास होकर अपने अपार्टमेंट वापस आ जाती है और आते ही अपने कंप्यूटर पर मेल चेक करती है, लेकिन NY152 का कोई भी मैसेज ना देखकर उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। अपने अपार्टमेंट में जो भी बहुत उदास होता है, उसके चेहरे पर गम और अपने ऊपर गुस्सा साफ झलक रहा था। आखिर अगले दिन शाम को कैथलीन NY152 को मेल करके उससे ना आने की वजह पूछती है और ये भी बताती है कि तुम्हारा इंतजार करते हुए एक आदमी जिसने मुझे बहुत परेशान कर रखा था, उसे मैंने जी भर के बुरा भला कह दिया, लेकिन जैसा कि तुमने पहले ही कहा था, उस आदमी को बुरा भला कहने के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। जो को कुछ समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब दे। काफी देर तक वो ना आने का कोई अच्छा सा बहाना लिखने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर वो उससे कहता है कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। साथ ही वो कहता है कि उस आदमी को बुरा भला कह के तुमने बहुत अच्छा किया, वो आदमी यही डिजर्व करता था। आखिर में वो उससे वादा करता है कि एक दिन मिलकर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा और तब तक इसी तरह तुमसे बातें करता रहूंगा। उसका ये जवाब सुनकर कैथलीन की उदासी दूर हो जाती है और जो के दिल का बोझ भी अब कुछ हल्का हो जाता है। एक दिन कैथलीन की अकाउंटेंट पर्डी, जिसे वो अपनी माँ की तरह मानती थी, वो उसे समझाती है कि बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान उठाने से अच्छा है कि इसे बंद ही कर दिया जाए। कैथलीन को भी उसकी बात सही लगती है और ये बात वो अपने बॉयफ्रेंड को भी बताती है, लेकिन आज वो इतनी डिस्टर्ब थी कि फ्रैंक की कोई बात आज उसे बहुत बुरी लग जाती है और आज वो अपने गुस्से को छुपाने की बजाय साफ साफ जाहिर कर देती है। फ्रैंक भी जैसे इसी मौके के इंतजार में था और इतने दिन से जिस रिश्ते को वो बस ढोए जा रहे थे, उसे खत्म करके उन दोनों को ही आज राहत मिलती है, क्योंकि फ्रैंक का उस टीवी एंकर के साथ चक्कर चल गया था और कैथलीन को भी एहसास हो गया था कि उसे NY152 से प्यार हो गया है। दूसरी ओर जो अपनी गर्लफ्रेंड पैट्रिशिया के साथ एक दिन लिफ्ट में फंस जाता है, जहां उसकी बातों और हरकतों से जो को यह एहसास होता है कि पैट्रिशिया को उसकी फीलिंग्स से ज्यादा अपनी मेकअप किट की ज्यादा परवाह थी। उनका रिश्ता प्यार पर तो बिल्कुल भी टिका हुआ नहीं था, इसलिए जो भी पैट्रिशिया से अलग हो जाता है। अब वो अपने फादर से मिलता है, जिनकी चौथी वाइफ भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। जब वो उसे कहते हैं कि इस दुनिया में सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो जो का ध्यान एकदम से कैथलीन पर जाता है और अब वो तय कर लेता है कि वो किसी भी तरह कैथलीन के दिल में अपने लिए जगह बना कर रहेगा। इसलिए वो उसके पसंदीदा फूलों का एक गुलदस्ता लेकर उससे मिलने चल देता है। इधर कैथलीन ने अपने बुक स्टोर का सारा सामान 40% के डिस्काउंट पर बेचकर एक हफ्ते के अंदर इसे खाली कर दिया था, लेकिन इस स्टोर से उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए इस पर ताला लगाने के बाद कैथलीन का दिल टूट गया था, जिसकी वजह से कई दिन तक वो घर से बाहर भी नहीं निकली थी। इस बीच जब जो उसके घर पहुंच जाता है तो गुस्से में कैथलीन उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन जो आज इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो उसका बिजनेस बंद करवाने के लिए उससे माफी मांगता है और उससे दोस्ती करने के लिए कहता है। वो उसके पसंदीदा फूल लेकर आया था, इसलिए कैथलीन उससे इन्हें ले लेती है, लेकिन अभी भी वो उसे माफ नहीं करती। जो अब उससे पूछता है कि तुम्हारे उस दोस्त का क्या हुआ जिसका तुम रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही थी। कैथलीन अब उसे बता ही देती है कि वो उससे इंटरनेट के जरिए मिली थी और अब तक वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती। इस पर जो उससे कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, तुम्हें एक बार फिर उससे मिलने के लिए कहना चाहिए। कैथलीन भी उसकी बात मानकर आज NY152 से मिलने की बात छेड़ देती है। दूसरी ओर से जो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हमें जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अगले कुछ दिन में एक प्रोजेक्ट में उलझा हुआ हूँ, तो हम उसके बाद किसी दिन मिलते हैं। अगले दिन वो फिर से एक रेस्टोरेंट में कैथलीन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि उसने फिर से बहाना बना दिया ना। कैथलीन कहती है कि बहाना नहीं, वो किसी काम में उलझा हुआ है, लेकिन जो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो शादीशुदा हो, इसलिए तुमसे मिलना ही ना चाह रहा हो। कैथलीन इस बात पर परेशान हो जाती है और आज वो NY152 से बात करके उससे पूछ ही लेती है कि क्या वो शादीशुदा है। जो लिखता है कि ये कैसा सवाल है, तुम इस तरह की बातें मुझसे कैसे पूछ सकती हो। अगले दिन फिर से जो कैथलीन से मिलकर कहता है कि उसने कोई जवाब नहीं दिया ना। कैथलीन कहती है कि हाँ, लेकिन उसकी बातों से लग रहा है कि वो शादीशुदा नहीं है। इस तरह अब वो रोज मिलने लगते हैं और कई बार जो कैथलीन से घुमा फिरा कर कह भी देता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन हर बार कैथलीन हंसकर टाल देती है। जो हर वक्त बस उसके फ्रेंड के बारे में ही बातें करता रहता था, इसलिए कैथलीन को भी अब उसका साथ अच्छा लगने लगता है। कभी वो कहता था कि कहीं उसका फ्रेंड बहुत ज्यादा बदसूरत तो नहीं है, तो कभी वो उसे मोटा वैसा बताता था, जिस पर कैथलीन बहुत हंसती थी। इसी तरह एक दिन काफी वक्त साथ में बिताने के बाद जो उससे अगले दिन दोपहर के वक्त मिलने के लिए कहकर चला जाता है, लेकिन घर आकर वो मेल पर भी उससे अगले दिन शाम 4 बजे मिलने के लिए कह देता है और पहचान के लिए कहता है कि वो अपने कुत्ते ब्रिंकली को साथ लेकर आएगा।
अब अगले दिन दोपहर को कैथलीन जो से यही बात बताती है कि आज शाम 4 बजे NY152 से मिलने आ रहा है। पहले तो जो उसे उसी तरह की बातें करके हंसाता रहता है कि NY152 ऐसा होगा या वैसा होगा, लेकिन फिर वो सीरियस होकर उससे कहता है कि अगर मेरी वजह से तुम्हारा बुक स्टोर बंद ना हुआ होता तो आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर देता और फिर शायद हम अपनी पूरी जिंदगी साथ में बिताते। जो कि ये बातें सुनकर कैथलीन भी थोड़ी नर्वस और इमोशनल होकर वहां से जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जो अब उससे एक आखिरी बात कहता है कि तुम उस शख्स को तो माफ कर सकती हो जिसने तुमसे वादा करके धोखा दे दिया, लेकिन मेरी उस गलती को माफ नहीं कर सकती जो मैंने जानबूझकर भी नहीं की। उसकी इस बात पर कैथलीन की आंखों में नमी आ जाती है और वो उसे मुड़कर देखते हुए वहां से चली जाती है। अब वो तैयार होकर उसी पार्क में पहुंच जाती है जहां NY152 ने उसे बुलाया था। तभी वो देखती है कि एक कुत्ते को ब्रिंकली नाम से आवाज देते हुए जो वहां आ जाता है। ब्रिंकली NY152 के कुत्ते का नाम था, इसलिए उसे लगता है कि जो आज फिर से उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने तो जो को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था। जो भी आज मजाक की बजाय खामोशी के साथ उसे देखने लगता है तो कैथलीन को सब समझ में आ जाता है कि NY152 कोई और नहीं बल्कि जो ही है। अब कैथलीन के चेहरे पर शिकायत और आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसे देखकर जो उसके करीब आता है और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहता है कि रो मत शोक कर। कैथलीन अब उससे कहती है कि पिछले कुछ दिन से मैं भी हर वक्त बस यही सोचती रहती थी कि काश NY152 तुम होते। इस तरह वो दोनों किस करते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।